हेलो, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। आज अपन क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, सेट्स। सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस की। तो इस चैप्टर की खासियत ये है कि ये चैप्टर आपके आगे आने वाले चैप्टरों में भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सिर्फ इसको अपन इसी पहले चैप्टर में पढ़ के छोड़ नहीं देते। इसका उपयोग जो है वो जस्ट आप आगे पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन वहाँ भी होगा, उसके बाद आप इसका यूज़ प्रोबेबिलिटी में भी करोगे और आगे फिर हम कैलकुलस में भी इसका इस्तेमाल करेंगे क्लास 12th में। ठीक है, तो ये एक ऐसा चैप्टर है बच्चों, देखो कि इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चैप्टर में होना है और पढ़ के भूल जाना है। आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस चैप्टर के टॉपिक के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं। जैसे वेन डायग्राम आगे हम इसमें पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें उस पर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कॉम्पिटिटिव के। इस लिहाज से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको सबसे पहले रखा गया है क्लास 11th में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम सेट है। ठीक है, बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, सारी चीज़ें 1 बाय 1 कवर करेंगे। डिटेल से वीडियो को देखना है और सारी चीज़ें अच्छे से समझनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेट किसको कहते हैं। चैप्टर का नाम हमने सेट रखा है ना, तो सेट कहते किसको हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट। ठीक है, तो इसको ऐसे समझो, सेट बोलते हैं कलेक्शन को, ग्रुप बनाना। जैसे कुछ चीज़ें हमने उठाई, उसको उठा करके जमा कर दिया, तो ये जो हमारा कलेक्शन बना, चीज़ों का ग्रुप जो बना, उसी को सेट बोलते हैं। लेकिन क्या हर चीज़ों को जमा करने से उसके कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं? आंसर है नहीं। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसमें हमने लगाई हैं। अगर वो कंडीशन पाई जाएंगी, वो गुण पाया जाएगा, तभी उस ग्रुप को, उस कलेक्शन को सेट बोलेंगे। अदरवाइज वो तो सिर्फ ग्रुप है, समझ रहे हैं ना, सिर्फ कलेक्शन है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन जब हम बनाते हैं तो ध्यान से देखिए। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कट समझ में आएंगी। देखिए, सेट इज ए, एनसीईआरटी का डेफिनेशन कोट कर रहा हूं मैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी हमने बात की इस पर। देखिए, व्हाट इज सेट। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कुछ चीज़ों का हमने संग्रह किया, ग्रुप बनाया, कलेक्शन किया। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन हर ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट नहीं बोलते, तो किसको बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन जिसका डेफिनेशन कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड, प्रॉपर होना चाहिए। उसका डेफिनेशन बदलना नहीं चाहिए। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो उसका डेफिनेशन जो आप बताते हैं, वही डेफिनेशन अगर मैं दूसरे से पूछूंगा तो वो भी मुझे वही डेफिनेशन सुनाना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन किसी कलेक्शन का, किसी ग्रुप का डेफिनेशन नहीं बदलता, तो फिर ऐसे कलेक्शन को, ऐसे ग्रुप को सेट बोलते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ इंप्लाइड क्या रहेगी? ये जो वेल डिफाइन हम बोल रहे हैं, कलेक्शन हमारा वेल डिफाइन होना चाहिए। यानी इसका जो डेफिनेशन है, आपने जिस चीज़ का भी कलेक्शन किया है, अभी हम आगे इस पर डिटेल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जिस भी चीज़ का आपने ग्रुप बनाया है, कलेक्शन किया है, उसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि डेफिनेशन शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, फिर आगे इस चीज़ों कोट करते हैं। देखो, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई कोई 3 मुझे अपने फेवरेट फिजिक्स की बुक के नाम बताओ, फेवरेट फिजिक्स बुक कोई भी 3, तो अगर मैं पहले बच्चे से पूछता हूँ तो पहले बच्चे का जवाब ये हो सकता है, जैसे कुछ भी नाम ले लेते हैं। मैंने पिंकी से पूछा, ठीक है, तो पिंकी से जब मैं पूछता हूँ तो इसने मुझे 3 अपने फेवरेट फिजिक्स बुक का नाम बताया। ठीक है, उसमें कोई भी कलेक्शन आ सकता है। जैसे पहला कलेक्शन तो मान लेते हैं एनसीईआरटी की ही किताब है। ठीक है, दूसरा कलेक्शन उसने बोल दिया कि मान लो प्रदीप रेफरेंस की बुक ले रहे हैं। तीसरा उसने बताया कि
मेरी फेवरेट बुक है सपोज एस.एल. अरोरा, ठीक है। इस तरह करके इसने मुझे अपने पसंद के 3 फिजिक्स बुक के नाम बताए, ठीक। अब मैंने दूसरे स्टूडेंट से पूछा तो दूसरे स्टूडेंट ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स के नाम बताए। सपोज मैंने चिंकी से पूछा, ये नाम मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ ना, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, पिंकी, बबलू, कुछ भी, ठीक है। तो दूसरे से मैंने पूछा तो दूसरे ने बोला कि देखो भाई मेरी फिजिक्स की फेवरेट किताब जो मुझे फेवरेट लगती है, मुझे पसंद है, वो है एक हमारा मान लेते हैं सिंगेज पब्लिकेशन का, सिंगेज पब्लिकेशन की हो गई। दूसरा इन्होंने कहा कि ठीक है मैं मॉडर्न ABC को प्रीफर करता हूँ, मॉडर्न ABC फिजिक्स की, ठीक है। तीसरा कोई और किताब ले लेते हैं, जैसे फिजिक्स गैलेक्सी की किताब है फिजिक्स की, ठीक है, DC पांडे की। किसी तीसरे से मैंने पूछा तो उनका कलेक्शन देखो, उन्होंने कहा कि DC पांडे की किताब बहुत अच्छी है, ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं SC वर्मा, ये इनके फेवरेट किताब, ठीक। तीसरा NCERT लगा लेते हैं। यानी आप देख रहे हैं पिंकी, चिंकी, रिंकी, 3 बच्चों से अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि अपने फेवरेट फिजिक्स की किताब बताओ, कोई भी 3 फेवरेट बुक फिजिक्स की, 3 राइटरों की अपनी फेवरेट किताब कोई बताओ, तो पहले बच्चे ने ये नाम मुझे बताए, तो पहले बच्चे का कलेक्शन देखो क्या है, NCERT, प्रदीप, एस.एल. अरोरा। दूसरे बच्चे का कलेक्शन क्या आया, उसने भी ग्रुप बनाया अपने फेवरेट किताब का, सिंगेज पब्लिकेशन, मॉडर्न ABC और फिजिक्स गैलेक्सी की किताब। तीसरे बच्चे ने DC पांडे, SC वर्मा, NCERT। इस तरह करके आप समझ रहे हैं, पर्सन टू पर्सन अगर मैं बहुत लोगों से पूछता जाऊँगा तो हर एक का कलेक्शन अलग अलग होगा, समझ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन देखो इस कलेक्शन की पर्सन टू पर्सन चेंज हो जा रही है। तो जब किसी कलेक्शन का, किसी ग्रुप का डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन बदलता जाता है तो ऐसे कलेक्शन को, ऐसे ग्रुपिंग को सेट नहीं बोलते। सो दिस इज नॉट सेट, तो इसको हम सेट नहीं बोल सकते ना, ध्यान से समझते जाइएगा, ये सेट नहीं है क्योंकि इसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, समझ गए। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी एक अगला सवाल ले लेते हैं, अपने फेवरेट एक्टर बता दो, ठीक है, या मोस्ट डेंजरस एनिमल बता दो, तो पहला बच्चा बोलेगा कि मुझे सांप से डर लगता है, दूसरे बच्चे के कलेक्शन में सांप नहीं आता, उसको शेर से डर लगता है, तीसरे बच्चे के कलेक्शन में कॉकरोच आता है, उसको कॉकरोच से डर लगता है। तो आप समझ रहे हैं ये ऐसे सवाल हैं कि पर्सन टू पर्सन ये जो कलेक्शंस हैं बच्चों के, ये चेंज होते जा रहे हैं, यानी इनके डेफिनेशन बदलते जा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को अपन सेट नहीं बोलते, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ध्यान से देखो, दूसरा एग्जाम्पल, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है, एक क्वेश्चन है कि मुझे आप ये बताओ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से समझते जाना, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा कि मुझे ये कलेक्शन ऑफ लिख लो, सेट लिखना है, कलेक्शन लिखना है, कुछ भी, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नंबर। इवन नंबर तो आप सब जानते हैं, ऑड नंबर, इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह से। तो मैंने आपसे क्या पूछा कि बताओ मुझे वो सभी इवन नंबर्स बताओ किससे कम, 10 से छोटे इवन नंबर्स। तो हमने काउंटिंग स्टार्ट की, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो गिनती हो गई, नेचुरल नंबर हो गया। अब इसमें इवन नंबर कौन है, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो ठीक, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, और हमको 10 से छोटा चाहिए तो 10 हम नहीं लेंगे, ठीक। तो पहले बच्चे से मैंने पूछा, पिंकी से, ध्यान से समझना। तो इसने मुझे क्या बताया, देखो ऑल इवन नंबर लेस देन 10, क्या क्या बताया, 2 बताया, 4 बता दिया, 6 बता दिया, 8 बता दिया। तो पहले बच्चे के हिसाब से इसका डेफिनेशन क्या होगा, 2 4 6 8। दूसरे से पूछते हैं, चिंकी से हमने पूछा, तो उसके हिसाब से भी ऑल इवन नंबर लेस देन 10 यही होगा, ठीक। ये किससे पूछा, चिंकी से। तीसरे बच्चे से पूछा मैंने, रिंकी से, उसके हिसाब से भी ऑल इवन नंबर स्मॉलर देन 10, उसका डेफिनेशन यही है, क्या, 2 4 6 8। तो आप सब समझ रहे हैं इसको कि अगर मैं 100 बच्चों से पूछूंगा, 1000 बच्चों से पूछूंगा, 1 लाख बच्चों से पूछूंगा, हर बच्चे के हिसाब से इवन नंबर लेस देन 10 यही होगा,
तो ये डेफिनेशन देखो परसेंट टू परसेंट चेंज नहीं हो रहा, इसलिए ये जो कलेक्शन है, ये जो ग्रुप है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेट। तो ये क्या है, इट इज ए सेट। और सेट क्यों है, क्योंकि डेफिनेशन इज नॉट चेंजिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आदमी बदलते जा रहे हैं लेकिन ये कलेक्शन, इसका डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा। तो इसका डेफिनेशन कैसा है, वेल डिफाइंड। ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइंड। आप देख रहे हैं पर्सन टू पर्सन डेफिनेशन वही है, आदमी बदलते जा रहे हैं लेकिन मीनिंग वही निकल रहा है। हर बार कलेक्शन में क्या आ रहा है, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, समझ रहे हैं। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, पहले बच्चे का कलेक्शन अलग, दूसरे बच्चे का कलेक्शन अलग, तीसरे बच्चे का कलेक्शन अलग। अगर हम 100 बच्चों से पूछेंगे तो 100 बच्चे के कलेक्शंस अलग अलग आएंगे, यानी डेफिनेशन अलग अलग हो जा रहा है। इसलिए ऐसी चीज़ों के कलेक्शन को अपन सेट नहीं बोल सकते। तो उम्मीद है ये 2 एग्जाम्पल से तो आप समझ गए होंगे कि किसको सेट बोलना है और किसको सेट नहीं बोलना है, ठीक है। और भी हम इसमें एग्जाम्पल शामिल कर सकते हैं, जैसे देखते जाओ। अगर मैं आपको बोलूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम ले रहे हैं, ध्यान से समझेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, पहले बच्चे से पूछा हमने तो इस स्क्वायर को उधर भेजेगा √9, और √9 को जब वो सॉल्व करेगा तो उसको x की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी +3, एक मिलेगी -3। प्लस माइनस 3, रूट से जब भी कोई क्वांटिटी बाहर निकलती है प्लस में भी निकलती है, माइनस में भी निकलती है, ध्यान से समझते जाइएगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखें, सॉल्यूशन क्या मिला, तो वो क्या बोलेगा, देखो -3 मिला, +3 मिला। यही 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है, समझ रहे हैं, यही 2 पॉसिबल सॉल्यूशन हैं। तो पहले बच्चे के हिसाब से भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन -3 +3 आएगा, हर बच्चे के हिसाब से यही आएगा, दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता। फिर हमने आपसे क्वेश्चन किया कि बताओ भाई, द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे करके बहुत सारे सवाल आप बना सकते हैं। तो इसको मैं बोल सकता हूँ सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में वॉवेल का कलेक्शन बताओ। तो पहले बच्चे के हिसाब से भी वॉवेल्स का कलेक्शन यही होगा, ए ई आई ओ यू, ये सब आप जान रहे हैं। दूसरे बच्चे से भी पूछोगे वो भी वॉवेल्स क्या बताएगा, ए ई आई ओ यू। तीसरे बच्चे से पूछोगे वो भी यही बताएगा। यानी पर्सन टू पर्सन इसका डेफिनेशन चेंज नहीं हो रहा, इसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, इसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा। समझ में आ गई बात। तो ऐसी चीज़ों का कलेक्शन, ऐसी चीज़ों का ग्रुप जिसका मीनिंग, जिसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन नहीं बदलता, ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं, सेट। ठीक, ये सेट है। और सेट अपन किसको बोलते हैं, कलेक्शन को। ये आप याद रखोगे, कलेक्शन। कलेक्शन किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, जिस चीज़ को भी आप शामिल कर रहे हो। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर्स का कलेक्शन बनाया है, तो ये चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, समझ रहे हैं, ये नंबर। यहाँ पर हमने वर्ड्स का कलेक्शन बनाया है, तो यहाँ पर वर्ड्स जो हैं ऑब्जेक्ट हैं। तो जिस चीज़ का भी आप कलेक्शन बनाओगे उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर ये नंबर्स ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ पर ये वर्ड्स ऑब्जेक्ट हैं, समझ रहे हैं। आदमियों का कलेक्शन आप बनाओगे, आदमी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिस चीज़ का भी कलेक्शन बनाएंगे उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं हम एक शब्द में। ठीक है, अभी हम इस पर आते हैं, इसके और नॉमेनक्लेचर पर। तो मेरा ख्याल है ये 2-4 एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेट किसको बोलते हैं। फिर से एक शब्द में अपनी बात दोहरा देता हूँ मैं, कि ऐसी चीज़ों की ग्रुपिंग, ऐसी चीज़ों का कलेक्शन जिसका मीनिंग, जिसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन बदल जाता हो, तो ऐसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलना। किसको सेट बोलेंगे, तो आंसर है ऐसी चीज़ों के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं जिसका मीनिंग, जिसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन नहीं बदलता, वो यथावत वही रहता है, बरकरार रहता है। तो ऐसी चीज़ों के कलेक्शन को अपन सेट बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब अपन आगे बात करते हैं कि सेट अब हमको समझ में आ गया है, तो सेट को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। लेकिन उससे पहले इसको आप पॉज करके नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये रब कर रहा हूँ, आप उससे पहले नोट कर लीजिए इसको। तो अगली चीज़ हम ले रहे हैं सेट रिप्रेजेंटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिखाते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैं किसी चीज़ का कलेक्शन
आपको रिप्रेजेंट करके दिखाना चाहता हूँ, लिख के दिखाना चाहता हूँ, तो मैं उसे कैसे लिखूँगा। तो याद रखो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, लिखने के लिए अपने पास कितने तरीके हैं? दो तरीके। अब दोनों तरीके के नाम देखो। पहले तरीके का नाम है रोस्टर फॉर्म। दो फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहले फॉर्म का नाम है रोस्टर फॉर्म, इसी को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। और दूसरा तरीका होता है, अभी हम दोनों पर आते हैं, दोनों की बात करते हैं। दूसरा नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरे फॉर्म का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट को बनाने वाली फॉर्म। और ये बहुत नॉमिनल है, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी चीज़ें। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक। तो दो तरीके से हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका उदाहरण समझते जाइएगा ना। जैसे पहला, अभी हमने एक एग्जांपल लिया था, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर लेस देन 10। उसको मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ एज ए एग्जांपल। सेट ऑफ ऑल इवन नंबर स्मॉलर देन और लेस देन 10, 10 से छोटे सभी इवन नंबर्स का कलेक्शन, ठीक है। 10 से छोटे सभी इवन नंबर्स का कलेक्शन। ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया, कौन कौन से नंबर होंगे। एक होगा 2, एक होगा 4, एक होगा 6, एक होगा 8। 10 से छोटे की बात हो रही है तो 10 अपन नहीं लेंगे, 10 भी अगर बोला जाता तो 10 भी ले लेते, ठीक है। ध्यान से समझना एक एक चीज़। बेसिक चीज़ें आपको अच्छे से अगर आ गई तो आगे की एक्सरसाइज, आगे के एग्जाम्पल भी आपको अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो इसको आप समझ लीजिए। फिर मैंने एक एग्जांपल और दिया था आपको वॉवेल्स का, इसको भी समझिए। दोनों की बात अपन करते हैं। सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या क्या लिखे थे हमने? ए, ई, आई, ओ, यू। हर एक के हिसाब से यही होगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इसलिए ये सेट है। हर एक के हिसाब से इवन नंबर लेस देन 10 यही होंगे, 2, 4, 6, 8, इसलिए इसका कलेक्शन सेट कहला रहा है। अब ध्यान से देखो, पहले तो हम बात करते हैं रोस्टर फॉर्म की, यानी टेबुलर फॉर्म की। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें देखिए ये है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इसी से हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले किसी भी सेट को अगर हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको ऐसे ही लिखते हैं। ये जो तरीका यहाँ मैंने आपको लिख के दिखाया है, दिस इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। इसी कलेक्शन को इस तरह से लिखना, ये क्या कहलाता है? ये कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? रोस्टर वाला फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें देखो थोड़े से इसके हम नॉमेनक्लेचर रख रहे हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, ठीक। अब ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले तो हम रोस्टर फॉर्म में जब लिखते हैं या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं किसी भी सेट को, किसी भी कलेक्शन को, तो उसका एक नाम रखते हैं और नाम हमेशा अल्फ़ाबेट में रखेंगे और कैपिटल लेटर में रखेंगे। जैसे इस सेट का नाम मैंने रख दिया ए फॉर एप्पल, और ये हमेशा कैसा रहेगा? कैपिटल, और ये इक्वल का साइन ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ध्यान से समझेंगे, एक एक चीज देखते जाइए, ठीक। तो ये क्या होगा? ये होगा नेम, और ये किस में रहेगा? कैपिटल। तो हर सेट का एक नाम होता है और उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली चीज किस में रिप्रेजेंट करने के लिए? रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद ये जितनी चीजें आप यहाँ लिख रहे हैं, इनको क्या बोल रहे हैं? ये किस चीज का कलेक्शन है? किसी ऑब्जेक्ट का। तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इनके बहुत सारे नाम हैं, जैसे इनको क्या क्या बोलते हैं? तो इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स ही हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। इसी को आप ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। इसी को आप मेंबर्स भी बोलते हैं, मेंबर्स, ठीक है। इसी को एंटिटीज़ भी बोलते हैं। तो बहुत सारे नाम हैं, मेंबर, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एंटिटीज़, ठीक है।
ज़्यादा कॉमनली हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एलिमेंट्स। तो ये सब क्या हैं, इस सेट के एलिमेंट्स। ये सब क्या हैं, इस सेट के एलिमेंट्स। तो AEIOU क्या चीज़ है, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, एंटिटीज़ हैं, कुछ भी बोल सकते हो। कॉमनली आगे से हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एलिमेंट्स। ठीक है, ओके। दूसरी चीज़, जितने एलिमेंट्स हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट अगर हैं तो हर एलिमेंट को कॉमा लगा लगा के सेपरेट करना है। तो ये देखो यहाँ कॉमा लगा है, ये ऐसे हर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए क्या लगाना है आपको, कॉमा, सेपरेटेड बाय कॉमास। ठीक, दिख रहा आपको? तो एलिमेंट्स आपको लिखने हैं और उसको सेपरेट किससे करना है, कॉमा लगा लगा के। जब ये सारी चीज़ें हो जाएं तो इसको आपको पैक कर देना है एक ब्रैकेट लगा करके, और ये ब्रैकेट कैसा होना चाहिए, ऐसे करली, ये। ठीक है, पूरे एलिमेंट को किसके अंदर लिखना है, करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। तो ये कैसा होना चाहिए, करली ब्रेसेस, ये दिख रहा है। तो इस फॉर्मेट में अगर हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन सा फॉर्मेट कहलाता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। समझ में आया? इसी तरह से यहाँ पे देखो, जैसे ये किसी कलेक्शन का ये नमूना है। ठीक है, ये सेट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वॉवेल्स का डेफिनेशन नहीं बदलेगा, तो इसलिए इसका कलेक्शन क्या कहेंगे, इसको सेट कहेंगे। तो इसका एक नाम रख देते हैं। तो ये लो भाई, इसका नाम हमने वी रख दिया। वॉवेल्स का कलेक्शन, कुछ भी नाम रख सकते हो कैपिटल लेटर में, इक्वल का साइन लगाया, करली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को लिखने हैं, और एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो उसको कॉमा लगा लगा के सेपरेट कर देना है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। ये बन गया, दिस इज सेट। तो ये सेट रिप्रेजेंटेशन आपने सीख लिया, समझ रहे? दूसरा फॉर्मेट देखो, सेट को बनाने वाला फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कोई ऐसा चमत्कारी चीज नहीं है, वो आप पहले ही सीख चुके। ये जो क्वेश्चंस हमने आपको दिया है, यही क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म है। ध्यान से समझिएगा, क्यों? क्योंकि ये अगर क्वेश्चन में आपको नहीं देता तो आप ये कभी नहीं लिख पाते। तो ये सेट कैसे बन गया? तो आंसर है, ये दिया हुआ था, इसी को देख करके पढ़ करके हमने ये बना लिया। ये नहीं होता इंफॉर्मेशन, ये डेफिनेशन नहीं होता या इंफॉर्मेशन नहीं होता तो ये सेट कभी बनता ही नहीं। इसलिए ये बना है, तो इसको बनाने वाला कौन है? ये। इसलिए ये क्या है? सेट को बनाने वाली फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। यही सेट बिल्डर फॉर्म है, बस इसको लिखने का तरीका हम थोड़ा सा देखो कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये यहाँ पे आप समझेंगे इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपन क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं, बस इसको एक लिखने का हमने एक अलग से तरीका बनाया है। वो तरीका आप देखिए कैसे ना, जैसे मैं इसी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, पहला वाला देखो ना, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सबसे पहले सेट का कुछ नाम आप रखोगे। ये लो भाई, सेट का हमने नाम रख दिया ए वाला सेट। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाओगे, ये ब्रैकेट हमने लगाया, करली ब्रेसेस लगाने हैं, थोड़ा सा बढ़िया सुंदर सा इस तरह से करली ब्रेसेस। उसके बाद ये जितने एलिमेंट्स हैं, ये इसमें तो सिर्फ 4 ही एलिमेंट दिख रहे हैं ना, हो सकता है आपके पास 50 एलिमेंट हो, 100 एलिमेंट हो, 1 लाख एलिमेंट हो, तो कहाँ तक लिखेंगे? तो हम ऐसा करते हैं, देखो जितने भी एलिमेंट हैं, इस एलिमेंट को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर, किसी में भी। तो जितने वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं, तो मैं 5 नहीं लिख के दिखाना चाहता, मैं इन 5 एलिमेंट को या इन 4 एलिमेंट को एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करता हूँ, सिर्फ एक वेरिएबल से। और वो वेरिएबल कुछ भी आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो हमने ये वाला, इसको रिप्रेजेंट हमको करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे इतने सारे एलिमेंट्स को। तो ये लो भाई, ये रहा एक वेरिएबल, इस एक वेरिएबल से ये सारे एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हो गए। ठीक, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लगाते हैं कॉलन। ठीक है, 2 ठो बिंदु, इसको कॉलन बोलते हैं। कॉलन लगाने के बाद ये जो एलिमेंट्स हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स से, इन एलिमेंट्स के पास ऐसी कौन सी खासियत है जो बाकी किसी और एलिमेंट के पास नहीं है? इन सब के पास एक जैसी खूबी होती है, एक जैसी। इसके पास भी वही गुण है, इसके पास भी वही गुण है, इसके पास भी वही गुण है, इसके पास भी वही प्रॉपर्टी, वही कैरेक्टरिस्टिक, वही गुण है। तो ऐसी कौन सी गुण है इन सब के पास? तो आंसर है, ये सब क्या है? These all are even number less than 10, 10 से छोटे even नंबर, यही है, समझ रहे? इसके अलावा तो अगर मैं यहाँ पे 12 लिख दूं तो क्या 12 इस खाते में आएगा? आंसर है, कभी नहीं आएगा। क्यों? 12 इवन नंबर तो है, लेकिन लेस देन 10 नहीं है, मोर देन 10 है। इसलिए इसके पास ये गुण नहीं है जो इनके पास है, समझते जाना। ठीक है।
तो इसके बाद हमको क्या लिखना है, इसकी प्रॉपर्टी। ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे सब लिखे हुए हैं जिसको हम एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके पास कौन सा गुण है, कॉलन के बाद वो गुण हम लिखते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखनी रहती है, कौन सा गुण है हर एक एलिमेंट के पास। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x इज इवन नंबर, या एक्स आर लिख देते हैं, बहुत सारे हैं, एक्स आर इवन नंबर्स लेस देन 10, और ये बंद। देखो यहाँ कॉलन के बाद हमको क्या लिखनी रहती है, यहाँ पर जो आपने वेरिएबल को माना है इसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है उसको कॉलन लगा के लिख देते हैं, उधर ब्रैकेट बंद कर दिए, ये तैयार हो गया हमारा कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, समझ में आया। जैसे इसको लिखना है मुझे, इसको कैसे लिखोगे, सेम वही चीज़, जैसे v से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, इन सारे एलिमेंट्स को किसी एक वेरिएबल से दिखाना है, मैं इसको y मान लेता हूँ, x y कुछ भी मान सकते हैं, कॉलन लगाया। अब इस y के पास कौन सी खूबी है, यानी ये सब y हैं, जितने एलिमेंट्स हैं सबको y से रिप्रेजेंट कर दिए। इस y के पास कौन सा गुण है, तो आंसर है ये सभी के सभी क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, y इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। खत्म, ये तैयार हो गया सेट। तो ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी अल्टीमेटली वही चीज़ तो यहाँ लिखी हुई थी, बस इसको थोड़ा सा अच्छे से निखार के हमने इसको रूप दे दिया और ये हमने इसको लिख करके दिखा दिया। तो ये जो फॉर्मेट है इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी से ये बन गया। अब अगर आपको ये दो चीज़ समझ में आ गई, एक आपका रोस्टर फॉर्म और एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म, तो पहला एक्सरसाइज आपसे बन गया। क्योंकि पहले एक्सरसाइज में आपसे सिर्फ वो यही प्रैक्टिस करवाएंगे, आपको रोस्टर फॉर्म दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पूरी एक एक्सरसाइज आगे आने वाली है, उस पर हम डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे ताकि सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएं। तो उम्मीद है यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको आपको पढ़ना बताता हूँ, इसको कैसे पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान से समझेंगे आप, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। देखो यहाँ पर मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ, इसमें जो करली ब्रेसेस होते हैं, ये इसकी बात हो रही है ना, यहाँ पे लिखता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में करली ब्रेसेस को, इसको अपन क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल। करली ब्रेसेस को क्या पढ़ते हैं, ये बुक में मिल जाएगा, सेट ऑफ ऑल। तो इस करली ब्रेसेस को क्या पढ़ें, द सेट ऑफ ऑल। उसके बाद y है, ऐसे ये पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। करली ब्रेसेस, ये दोनों ब्रैकेट जो बंद होते हैं उसको क्या पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल। उसके बाद क्या आया, y, द सेट ऑफ ऑल y। उसके बाद ये जो कॉलन होता है, कॉलन को बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉलन को क्या बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, देखो, सच दैट। ध्यान से समझते जाना। ब्रैकेट को क्या पढ़ना है, द सेट ऑफ ऑल y, और कॉलन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट। ये उसकी प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं, इनके पास ये गुण है, सच दैट। आगे पढ़ लेते हैं, सच दैट, ये आगे आपके पास नोट ही है नीचे, ये y इज वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये पढ़ने का एक्चुअल तरीका है, जो यहाँ हमने लिखा है ना, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाया है, उसको एक्चुअल में कैसे पढ़ते हैं ये उसका तरीका है। तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर समझ में आ गई हैं तो इसको नोट करिए, इससे आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू का। उसके बाद कुछ प्री डिफाइंड सेट हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में पहले से कुछ सेट डिफाइन है जिसका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन कभी नहीं बदलता, चाहे 1 पीढ़ी गुजर जाए, 100 पीढ़ी गुजर जाए, वो यथावत रहेंगे। तो ऐसे कौन कौन से सेट हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आते हैं एग्जाम्पल पर। तो इसको नोट करेंगे, पॉज करके आगे बढ़ते हैं। belongs to and does not belongs to। ये तो बड़ा पॉपुलर शब्द है belongs to, आप सब यूज़ करते हैं इंग्लिश में। जैसे मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
आई एम बिलोंग्स टू रिच फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, आई एम बिलोंगिंग टू पुअर फैमिली। तो बिलोंग्स टू का मतलब समझते हैं, मैं जब किसी ग्रुप से, किसी चीज़ से रिश्ता रखता हूँ, कुछ अगर मेरा कनेक्शन है वहाँ से, तो मैं क्या वर्ड यूज़ करता हूँ, बिलोंग्स टू। जैसे मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, जैसे ये पहला आप मैंने यहाँ एग्जांपल लिख रखा है, वही चीज़, ऑल इवन नंबर लेस देन 10, 2 4 6 8, ठीक है। तो ये एक सेट है, इस सेट का नाम क्या है, ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो ये जो हमारा सेट है, इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, देखो कि 2 क्या सेट ए से बिलोंग करता है, बिलोंग करता है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई 2 इसी सेट का एलिमेंट है, तो 2 इस सेट से बिलोंग करता है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिलोंग्स टू के लिए हमने ये सिंबल बनाया है, ये दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स बिलोंग्स टू, और डज नॉट बिलोंग्स टू के लिए ये हमने बनाया बिलोंग्स टू, इसको काट दिए तो ये क्या बन गया, डज नॉट बिलोंग्स टू। तो यहाँ पर देखो 2 क्या सेट ए से बिलोंग करता है, तो आंसर है हाँ, 2 जो है, 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ए के अंदर आता है, फंसता है इसके अंदर, ए से बिलोंग करता है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंबल क्या लगा दिया, ये। और इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे ऐसे, 2 बिलोंग्स टू सेट ए। इसका एब्रीविएशन समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना, 2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो भाई 5 ए से बिलोंग करता है क्या, 5 एक एलिमेंट है जो सेट ए से बिलोंग करता है कि नहीं, देखो तो 5 आया क्या कहीं इस सेट के अंदर, नहीं आया। तो 5 सेट ए का एलिमेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि 5 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। और इसको पढ़ना कैसे है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप सब समझ रहे हैं। जैसे इसकी बात अगर मैं करूं, तो अगर मैं आपको बोलूं कि क्या ओ तो 0 जैसे दिखने लगेगा ना, आई, क्या आई सेट वी से बिलोंग कर रहा है, तो आंसर है हाँ, आई बिलोंग्स टू वी। क्या बी बिलोंग्स टू सेट वी है, ये वी मैंने सेट का नाम लिखा है ना, तो देखो बी तो कहीं आया नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट वी। तो ये बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको जानते हैं, तो इसको ज़्यादा डिटेल से समझाने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप नोट करें, मैं इसको रब करता हूँ। अब मैथमेटिक्स में ऐसे कौन कौन से प्री डिफाइंड सेट हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मुझे और समझानी है आपको। पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे आते हैं प्री डिफाइंड सेट में। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा ना, सेट के लिए अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, रोस्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ना स्पेस के लिए, ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट तो समझ गए। अब छोटे छोटे रूल्स जो है उसको समझ लीजिए आप ना, ध्यान से देखना। ये रूल्स मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म के लिए, जिसको आप टेबुलर भी बोलते हो, ठीक। इसके लिए कुछ कुछ रूल्स आपको समझने हैं। पहली चीज़ तो ये सभी एलिमेंट्स हैं, इसके नामकरण हमने बता दिए, इनको सेपरेट किससे करना है, कॉमा से ब्रैकेट के अंदर लिखना है, और हर सेट का एक नाम होगा जो कि कैपिटल लेटर में होगा। ये चीज़ आप समझ गए। हाँ, रूल आपको बेसिक चीज़ ये समझनी है कि देखो ये तो नंबर है, तो नंबर को हम कैपिटल और स्मॉल में तो लिखते नहीं, वो तो नंबर ही है। वर्ड्स में जब एलिमेंट्स आएंगे तो एलिमेंट्स को कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है कि स्मॉल लेटर में लिखना है। तो हमने एक जनरल एक रूल बनाया है, रूल नहीं कहेंगे, मतलब हम सब ने एग्री किया है कि देखो भाई एलिमेंट्स जब भी लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम ऑलरेडी नाम जो है कैपिटल लेटर में लिख ही रहे हैं, तो एलिमेंट्स जब हम लिखेंगे अंदर उसको हम हमेशा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो ये चीज़ आप याद रखोगे, एलिमेंट्स आर generally written in small letters। जनरली यूज कर रहा हूं ना, मतलब कभी कभी हम कैपिटल लेटर में भी लिखेंगे, ठीक है। मैं भी आगे आता हूं। जैसे अगर मुझे क्वेश्चन दे दिया गया कि सेट ऑफ ऑल वर्ड्स ऑफ स्कूल, ये
इसको सेट की लैंग्वेज में लिख के दिखाओ। स्कूल में जितने भी वर्ड आ रहे हैं, जो लेटर, ये जो वर्ड है, तो सेट ऑफ ऑल लेटर्स लिखना चाहिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। हाँ लो, ये ठीक हो गया। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड स्कूल। स्कूल में जितने भी, स्कूल एक वर्ड है, इसमें जितने भी लेटर आते हैं उसका कलेक्शन बना के दिखाइए। तो इस सेट का नाम कुछ भी हम रख लेते हैं। सपोज हमने इसका नाम बी रख दिया, कैपिटल बी। और अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो एस, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, सी कॉमा लगाएंगे, एच कॉमा लगाएंगे, ओ कॉमा लगाएंगे, ओ कॉमा लगाएंगे, एल। अब ध्यान से समझते जाइएगा ना, ओ हमने 2 बार लिखा है तो ऐसे ही नहीं उतार लेंगे आप, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, मैंने भी समझाने के लिए लिखा है। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, इन सब को मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है। क्यों? यहाँ पर मैंने नियम क्या बनाया है कि एलिमेंट्स आर जनरली रिटर्न इन स्मॉल लेटर, लेकिन मैं यहाँ एलिमेंट्स कैसे लिख रहा हूँ, कैपिटल लेटर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में ही उसने इसको किस में लिखा है, कैपिटल लेटर में। अगर उन्होंने कैपिटल लेटर में नहीं लिखा होता तो फिर हम उसको स्मॉल लेटर में लिखते। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कैपिटल लेटर्स में, तो फिर आप जब सेट बनाओगे तो उसको कैपिटल में मेंशन करो। अदरवाइज जनरली 99% जहाँ जहाँ भी यूज़ होगा कैसे लिखना है, स्मॉल लेटर में। समझ में आ गई बात यहाँ तक? ओके, अगली चीज़ समझो। रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स। इज नॉट अलाउड। किसी भी एलिमेंट का रिपीट होना अलाउ नहीं है। अगर एक से ज़्यादा बार वो रिपीट हो रहा है तो आप उसको एक से ज़्यादा बार नहीं लिखोगे। तो अगर मैं बोलता हूँ कि स्कूल का जो वर्ड है इसके लेटर का कलेक्शन बनाओ, सेट बनाओ, तो उसमें देखो कौन कौन से वर्ड आ गए। एक तो एस आ गया, एस एक लेटर है, सी दूसरा लेटर है, एच तीसरा लेटर है, ओ चौथा लेटर है, और ओ तो मैं काउंट कर चुका ना एक बार, तो ओ लेटर एक ही बार काउंट होगा, एक से ज़्यादा बार काउंट नहीं होगा। इसलिए जब उसको आप सेट के फॉर्म में लिखोगे तो एक ही बार लिखोगे, एक से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। समझ में आ गई बात? इसीलिए मैंने कहा था यहाँ थोड़ा सा पॉज मारेंगे। ओके, तो एक लेटर एक ही बार लिखा जाएगा, लेटर का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। चाहे वो लेटर हो चाहे वो नंबर हो, नंबर भी हो सकता है। अगर ये 2 जो है 4 बार आया होता तो हम उसको 4 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते। समझ गए? इसलिए यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर ये आपका लेटर है, इसलिए उसको हम 2 नंबर और लेटर नहीं लिख रहे, उसको अपन क्या बोल दे रहे हैं, डायरेक्ट एलिमेंट। क्योंकि हमारी बात पहले ही हो चुकी है कि इनको हम एलिमेंट्स ही बोला करेंगे। ऑब्जेक्ट, मेंबर, एंटिटीज, एलिमेंट्स, तो हम इसको एलिमेंट्स बोला करेंगे। ठीक बात? तो एलिमेंट्स का रिपीटिशन अलाउ नहीं है। एक से ज़्यादा बार अगर आ रहा है तो उसको आप एक ही बार लिखोगे। उम्मीद है बात समझ गए होगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल रूल ये है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इममटेरियल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेट के एलिमेंट लिखते समय किसी ऑर्डर का फॉलो नहीं करना हमको, कोई भेदभाव नहीं है। किसी को पहले लिखो बाद लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता। इममटेरियल मतलब डज नॉट मैटर, मैटर नहीं करता ऑर्डर फॉलो करना। समझ गए? जैसे ये मैंने यहाँ पे वॉवेल्स वाला ये सेट बनाया था ना, तो एक बच्चे की मर्जी, अगर वो ऐसा लिखना चाहता है ए ई आई ओ यू, लिख लो। एक बच्चा इसको ऐसे नहीं लिखना चाहता, वो इसको ऐसे लिखना चाहता है। ई को वो पहले लिख रहा है, फिर ओ लिख ले रहा है, फिर ए लिख ले रहा है, यू लिख रहा है, फिर आई लिख रहा है, फिर बंद कर दे रहा है। एलिमेंट्स तो वही आए ना, 5 ही एलिमेंट्स, कोई छूटा तो नहीं। भले किसी को हमने पहले लिखा हो, भले किसी को हमने बाद में लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर चेंज हो गया, ए को हमने बाद में लिख दिया, ई पहले लिख दिया, आई बाद में लिख दिया, ओ इधर उधर कर दिया, यू इधर उधर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर इज इममटेरियल। समझ में आ रही बात? तो ऑर्डर फॉलो करना कोई ऐसा नेसेसरी चीज़ नहीं है। आप आगे पीछे दाएं बाएं किसी को पहले किसी को बाद में रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एलिमेंट होना चाहिए, जितने एलिमेंट पहले थे उतने ही होने चाहिए। एलिमेंट को कम ज़्यादा नहीं करना है।
इधर उधर रखना, कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो, ऑर्डर इज इमटेरियल। तो उम्मीद है ये 3 रूल अगर आपको समझ में आ गए हो। तो ये सिर्फ किसके लिए है? रोस्टर फॉर्म के लिए, टेबल में जब हम सजा के लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके, उसके लिए। सेट बिल्डर रूल के तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो तो सेट बनाने वाला फॉर्मेट है, तो इसको आप नोट करिए। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, थोड़े से प्री डिफाइंड मैथमेटिकल सेट्स देखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल पे आते हैं। नोट करें पॉज करके। बात कर रहे हैं देखो मैथमेटिकल सेट की। मैथमेटिक्स में पहले से ही कुछ प्री डिफाइंड सेट्स होते हैं जिनका कलेक्शन, जिनका डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन कभी बदलता नहीं है, इसलिए इसको हम एज इट इज रखते हैं सेट में, और जब भी यूज़ करना होगा एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा नंबर सिस्टम समझ लेते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। आप ध्यान से समझेंगे, जितनी भी तरह के नंबर्स आप लोग जानते हो, नंबर लाइन आप इमेजिन करो, नंबर लाइन में जितनी भी तरह के नंबर आप इमेजिन कर सकते हो, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, रूट वाले नंबर, बिना रूट वाले नंबर, डेसिमल वाले नंबर, फ्रैक्शन वाले नंबर, जैसे भी आप इमेजिन करो, उन सब सारे नंबरों को एक शब्द में क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर्स, एक शब्द में क्या बोलते हैं उसको? रियल नंबर्स बोलते हैं। सारे नंबर जितने भी टाइप के आप जानते हैं सबको क्या बोलते हैं? रियल नंबर, क्योंकि सारे के सारे नंबर लाइन पे आ जाते हैं। रियल नंबर को हम क्लासिफाई करते हैं 2 तरीके से। 2 तरह के रियल नंबर होते हैं, ध्यान से समझना। एक तो होता है डेसिमल वाले नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, ठीक, शॉर्टकट में लिख देते हैं। और एक होते हैं बिना डेसिमल वाले नंबर, उसको हम यहीं पे बना देते हैं, इसको लिख देता हूँ मैं विदाउट डेसिमल्स। 2 तरह के नंबर हो गए, एक डेसिमल वाले नंबर, एक बिना डेसिमल वाले नंबर। बिना डेसिमल वाले नंबर को पहले देखो, एक नंबर लाइन आप इमेजिन कर लो, मैं यहाँ पे बना देता हूँ छोटा सा ऐसे, दिस इज 0, -1, -2, -3, इधर ये माइनस इन्फिनिटी तक बढ़ के चला आता है। इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं 1, 2, 3, और ये इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उधर बढ़ते चला जाता है। पॉजिटिव इन्फिनिटी उधर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको यहीं पे छोटा कर लेते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक उधर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो ये नंबर लाइन में देखो, ये बिना डेसिमल वाले नंबर हैं, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, बिना डेसिमल वाले। तो जितने भी नंबर हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर के उधर प्लस इन्फिनिटी तक, सारे नेगेटिव नंबर, 0 सारे पॉजिटिव नंबर, इनको बोलते हैं इंटीजर एक शब्द में। तो ये सब के सब और क्या कहलाते हैं दोस्त? इसी को क्या बोलते हैं? इंटीजर। यही लिख देता हूँ मैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई बात? अब इसमें थोड़ा सा देखना ना, ध्यान से समझना। ये देखो 1 से लेकर के उधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं, ये सब हमारे रुपया गिनने के काम में आते हैं, काउंटिंग नंबर हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। 1 से उधर इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर, इन्हीं को क्या बोलते हैं? काउंट करने वाले नंबर, काउंटिंग नंबर। और इन्हीं को और दूसरे लैंग्वेज में आप क्या बोलते हो? नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर ही तो नेचुरल नंबर होते हैं, तो यही क्या चीज़ है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, समझ रहे हो ना? और ये सब के सब पॉजिटिव हैं, 1 से आगे उधर जितने भी नंबर हैं सब पॉजिटिव हैं। और मैंने पहले ही बताया इन सब का एक नाम क्या है? इंटीजर। इसलिए जितने पॉजिटिव इंटीजर्स उधर दिख रहे हैं आपको 1 से आगे, जिनको मैं काउंटिंग नंबर बोल रहा हूँ, जिनको मैं नेचुरल नंबर बोल रहा हूँ, ये सब के सब क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर। सभी तो इंटीजर हैं, ये पॉजिटिव वाले हैं, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। थोड़ा उधर मैं घुमा देता हूँ कैमरा ताकि चीज़ें कटे ना, ये आप नोट कर सकते हैं। ये सब के सब क्या कहलाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर। समझ रहे हैं ना? ओके, 0 यहाँ से देखो, अगर हम 1 2 3 4 उधर इन्फिनिटी तक इसमें 0 और लगा लें, ये तो नेचुरल नंबर है सब के सब 1 से आगे, इसमें अगर 0 भी जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? होल नंबर। ये भी आप जानते हो। तो यहाँ 0 से उधर इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर हैं ये सब क्या कहलाते हैं? होल नंबर। होल नंबर। 0 पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए हमने उसको अलग से कैटेगरी बना रखी है। तो होल नंबर में देखो 0 भी इंटीजर है, इंटीजर,
जीरो इंटीजर और ये सारे पॉजिटिव इंटीजर, तो ये दोनों मिला करके होल नंबर बनाते हैं। कौन कौन? जीरो इंटीजर और सारे पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, जीरो इंटीजर प्लस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ जाओगे ना, भावनाओं को तो समझ ही रहे हो। तो होल नंबर क्या चीज होता है? जीरो इंटीजर एज वेल एज ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इसको होल नंबर बोलते हैं। यहां तक समझ गए? उसके बाद ये देखो -1 से इस तरफ निगेटिव इन्फिनिटी तक, ये सब के सब क्या है? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, समझ गए? तो ये बिना डेसिमल वाले नंबरों का नॉमेनक्लेचर हो गया। अब यहाँ आओ डेसिमल वाले नंबर। डेसिमल वाले नंबर को हम 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ध्यान से समझना। उसके बाद इधर हम आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 जो है वो है डेसिमल वाले नंबर की बात हो रही है ना, ऐसे डेसिमल जो तुरंत खत्म हो जाते हैं। आप डिवाइड करोगे एक नंबर को दूसरे नंबर से, 1-2 स्टेप के बाद वो खत्म, टर्मिनेट हो जाएंगे। तो पहला नंबर जो होता है वो होता है टर्मिनेटिंग। डेसिमल शब्द मैं आगे नहीं लगाऊंगा जगह जगह, आप इसको समझ लीजिएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जैसे फॉर एग्जांपल 1.62 खत्म, आगे डिवाइड हुआ ही नहीं, तो ये कैसा एग्जांपल हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल के बाद डिवीजन खत्म हो गया, आगे हो ही नहीं कर रहा, नंबर नहीं बढ़ रहा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे तरह का होता है, इसमें आप डिवाइड करोगे तो डिवीजन हो गया, डेसिमल लग गया, डेसिमल के बाद डिजिट आया, अब वो रिपीट होने लग गया, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, खत्म नहीं हुआ। समझ गए? तो अब कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, नहीं खत्म हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है। रिपीट को रिकरिंग भी बोल सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। डेसिमल मैं नहीं लिख रहा, आप इसको समझ सकते हो, जैसे 1.626262, ये ऐसे रिपीट होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा। ठीक है। तीसरी कैटेगरी भी है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ला करके, तो आप समझ जाओगे। तीसरी कैटेगरी नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म नहीं हो रहा, बढ़ते जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा। अभी तो रिपीट वाले मैंने लिखे ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो रिपीट होगा और ना खत्म होगा, टर्मिनेट होगा। जैसे 1.3172569828674 और ये बढ़ते जाएगा। देखो ना तो खत्म हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है कोई नंबर। समझ गए? ये तो इतने तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। अब इनको आपको ध्यान से थोड़ा सा समझना है, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। अब यहाँ पे समझो ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट होने वाले डेसिमल, ये दोनों जो हैं, ये दोनों, इनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इनको? ये भी रेशनल नंबर और इस टाइप के भी नंबर रेशनल नंबर होते हैं। और जो खत्म नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर। तो ये सब के सब क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ये इर्रेशनल नंबर हो गए। अब यहाँ तक हर तरह के नंबर सिस्टम हमने कवर कर लिए। अब आते हैं हम लोग कुछ सेट के लैंग्वेज में बात करते हैं और उसको समझते हैं क्या है। ये हो गया सारे नंबर सिस्टम, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो हमको। इधर आ जाते हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, इधर स्पेस है मेरे पास, इसमें देखो ना, ध्यान से समझते जाना। पहली चीज़ तो हम यहाँ से इसको डिस्कस करते हैं, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर, ठीक है। मैंने कहा कुछ प्री डिफाइंड सेट है हमारे पास मैथमेटिक्स में, वो कौन कौन से हैं। तो अगर मैं पहले आदमी से पूछता हूँ कि मुझे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बताओ, तो वो मुझे ऐसे ही बताएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, एक बार यहाँ लिख के दिखाता हूँ, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से। और अगर मैं पहले आदमी से पूछूं तो वो मुझे क्या बताएगा? 1 2 3 4 5
और ये कहाँ तक जाता है नेचुरल नंबर, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक तो हम लिख नहीं सकते, अब हमको सेट में लिख के दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। ये जो कॉमा हमने लगाया है इसके आगे 6, 7, 8, 9, 10 जहाँ तक लिखना है लिख लिए, लेकिन इन्फिनिटी तक तो हम लिख नहीं सकते। तो ऐसे एलिमेंट्स जो इन्फिनिटी तक जाते हैं उसको दिखाने के लिए सिर्फ 3 ठो डॉट लगा देना है, 3 से ज़्यादा डॉट नहीं लगाना है। जैसे आप लोग कमेंट करते हो ना वीडियो के नीचे तो बहुत सारे डॉट लगा देते हो, ऐसे नहीं करना। तो 3 डॉट सिर्फ लगाना है। 3 डॉट ये रिप्रेजेंट कर देता है कि एलिमेंट्स कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। समझ गए। तो देखो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। अब पहले बच्चे से भी पूछोगे तो उसके हिसाब से डेफिनेशन यही होगा, सेट यही होगा। दूसरे से पूछोगे उसका भी यही होगा, तीसरे से पूछोगे उसका भी यही होगा कलेक्शन। यानी ये क्या चीज़ है, सेट है, प्री डिफाइंड सेट है मैथमेटिक्स में। ठीक है। इसी तरह से अब मैं ये रिपीट नहीं कर रहा, डायरेक्ट लिखता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूँ सेट ऑफ ऑल होल नंबर, तो हर बच्चे के हिसाब से होल नंबर वही होगा। होल नंबर के लिए W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल W से, और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से 1, 2, 3, और ये भी इन्फिनिटी तक जाता है, इसलिए 3 ठो डॉट लगा दिए, खत्म। हर बच्चे के हिसाब से, हर आदमी के हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से होल नंबर का डेफिनेशन यही होने वाला है, इसलिए ये भी क्या है, प्री डिफाइंड सेट। समझ गए ना यहाँ तक। और क्या चीज़ है, इंटीजर। इंटीजर को देखो, तीसरा चीज, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना Z से। ठीक। अब इंटीजर तो मैंने यहाँ दिखाया तुमको, इधर माइनस निगेटिव, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी होता है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। तो कैसे दिखाओगे, मैंने बताया आपको इन्फिनिटी तक जाने के लिए आपको सारे नंबर लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या करना है, 3 ठो डॉट लगा देना है। तो इधर निगेटिव इन्फिनिटी तक आने के लिए भी 3 ठो डॉट, और ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और उधर भी ये, इसको थोड़ा सा उधर पलटी मार देते हैं ये। ठीक है। उधर पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3, और ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसलिए 3 ठो डॉट, और ये डब्बा बंद, ब्रैकेट बंद। इंटीजर्स को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अगली चीज़ देखो, इंटीजर हो गया, और क्या दिख रहा है देखो, और क्या दिख रहा है। अभी हम इस पर आते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव। हाँ, एक ये चीज़ देखो, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करेंगे, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, तो इंटीजर को तो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है इसलिए इसके ऊपर में ऐसे प्लस लगा देते हैं, ये बस, ये पॉजिटिव इंटीजर की निशानी बन गई। अब आगे क्या करना है आपको, जितने पॉजिटिव इंटीजर हैं खाली उसी को लिखना है, और पूरा तो लिखना नहीं, जान रहे हो, मैंने तरीका बता दिया। निगेटिव इंटीजर के लिए क्या करना है, ऊपर में माइनस लगा देना है, और इधर सिर्फ किसको लिख के दिखाना है आपको, -1, -2, -3, और बस 3 ठो डॉट ऐसे कॉमा लगा के। ठीक है, समझ गए, ऐसे लिख के दिखा सकते हैं। अगली चीज देखो, और क्या रिप्रेजेंट करना रह गया, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। उधर मैं मिटा देता हूँ नंबर सिस्टम, उधर ही मैं लिख के दिखा देता हूँ इसको। तो ये तो मेरे ख्याल से नंबर सिस्टम आपने देख लिया ना, नोट नहीं किए होगे तो थोड़ा सा रिवर्स करके आप इसको नोट कर लेना। अगर मैं आपसे पूछूं छठवां, क्या पूछूं, रेशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल Q हमने रिजर्व किया है, बुक में भी आप देखेंगे, मैं NCERT के हिसाब से बता रहा हूँ, कैपिटल Q। और रेशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैठो रेशनल नंबर होते हैं, तो आप ये जान रहे हैं, जूनियर क्लासेस से पढ़ रहे हैं कि किसी भी 2 नंबर के बीच में इन्फिनिट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैठो लिखोगे। अगर मैं 1 और 2 लिख देता हूँ, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में करोड़ों रेशनल नंबर हैं, वो कहाँ हैं, वो तो लिखे ही नहीं आप, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए रेशनल नंबर को सेट की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, समझ रहे हो क्यों नहीं कर सकते ना, वो रीज़न मैंने बता दिया। तो नहीं लिख सकते भाई ना सेट की लैंग्वेज में, याद रखना। इसी तरह से इर्रेशनल नंबर भी बहुत सारे होते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर लिख के दिखाओ, तो हम नहीं लिख सकते। लेकिन इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करना है, T हमने रिजर्व किया है, और इसको भी हम सेट की लैंग्वेज में नहीं लिख सकते,
वो ब्रैकेट बना के एलिमेंट्स नहीं लिख सकते क्योंकि इन्फिनिट होते हैं ये भी, तो इनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ गए आप? और कोई चीज़ छूट तो नहीं रही? रेशनल बता दिया, इरेशनल बता दिया। हाँ, कोई आपसे पूछे कि पॉजिटिव रेशनल नंबर बताओ, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर को आप कैसे दिखाओगे? Q प्लस, हालांकि रिप्रेजेंट नहीं कर सकते पॉजिटिव इंटीजर को ये, निगेटिव रेशनल नंबर को ये, और निगेटिव इंटीजर निगेटिव इरेशनल नंबर को ये। प्लस माइनस साइन लगाने से पॉजिटिव निगेटिव बन जाएगा। अब सारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है अगर बोल दें तो, ये पूरा जो नक्शा मैंने बनाया था ये, अब हर तरह का नंबर रियल नंबर कहलाता है, तो क्या उसको ब्रैकेट के अंदर समा पाना संभव है? नहीं है। इसलिए रियल नंबर को भी हम सेट की लैंग्वेज में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से, और इसको भी सेट में नहीं बनाया जा सकता, नहीं दिखाया जा सकता। प्रॉब्लम समझ रहे हो ना? क्योंकि दो नंबर के बीच में करोड़ों रियल नंबर हैं, तो आप उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे, उतना बड़ा डब्बा कहाँ से लेके आओगे, ठीक है ना। रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर की जब भी बात करेंगे आप R प्लस लगा दोगे, निगेटिव रियल नंबर की जब भी बात करेंगे R के ऊपर निगेटिव लगा दोगे। तो ये कुछ प्री डिफाइंड सेट हैं, ये इनका डेफिनेशन हमेशा पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, कभी चेंज नहीं होगा, हमेशा क्या, तो ये फिक्स है, प्री डिफाइंड सेट है, इसलिए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी था। ठीक है जी, तो मज़ा आ रहा होगा उम्मीद है। मैंने ये पहला लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बना दिया। अब इसके जस्ट बाद हम लोग एग्जाम्पल क्वेश्चन बनाने के काबिल हो गए हैं, तो हम एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बना रहे हैं। अगर ये ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है तो इसी में हम एग्जाम्पल अटैच कर देंगे, अदरवाइज़ इसके बाद वाली वीडियो एग्जाम्पल की होगी तो आप उसको देखिए। तब तक के लिए अपन आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन लेते हैं, पॉज करके नोट करिए इसको। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी के 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 5वां आपको बनाना है। एग्जाम्पल बना लोगे तो एक्सरसाइज बिना मेरी वीडियो की हेल्प के आप बना लोगे, या किसी भी सॉल्यूशन को देखे बिना ही आप बना लोगे। तो ध्यान से देखिए, 5 एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका जो सॉल्यूशन है उसको सेट में लिखना आपको, और किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। ये तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक, और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, या फॉर्मूला लगा करके भी आप बना सकते हो। मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर दे रहा हूँ। हमारा टारगेट है 2 और हमको 1 चाहिए प्लस माइनस करने पर। तो ऐसे 2 नंबर सोचिए, तो आंसर है, एक नंबर क्या होगा 2 और एक नंबर क्या होगा 1। 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गया 1। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। तो आता है आपको, इसलिए मैं फटाक से कर दे रहा हूँ। x कॉमन निकाल लिए, x प्लस 2, x कॉमन निकाल लिए, सॉरी 1 कॉमन निकाल लिए यहाँ पर इन दोनों में। सो दिस इज x प्लस 2, माइनस भी हमने कॉमन निकाला है। ओके, एक हमारा फैक्टर बना x माइनस 1 और एक फैक्टर कॉमन क्या निकला, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और यहाँ से x की एक वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो सॉल्यूशन तो यही है, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -2। तो इस सेट का कुछ हम नाम रख लेते हैं। सपोज A हमने नाम रख लिया, और रोस्टर फॉर्म में लिखने का तरीका तो जान ही रहे हो, कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, और जो सॉल्यूशन आया है उसको बस कॉमा लगा के ऐसे लिख देना है। -2 छोटा होता है, तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाला पहले और प्लस वाला बाद में, नंबर लाइन के हिसाब से। अदरवाइज मैंने बताया ऑर्डर इज इमटेरियल, आगे पीछे किसी को भी आप लिख सकते हो। दिस इज योर आंसर। ठीक, ये उत्तर हो गया। सेकंड एग्जांपल देखो, राइट द सेट। अब ये कौन सी लैंग्वेज में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको क्या बोल रहा है? रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो इसी तरह के क्वेश्चन ना आगे एक्सरसाइज 1.1 में आने वाले हैं। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, तो यही प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में लिखो, सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखो। ठीक है जी, चलो तो सेट देखो, राइट द सेट पढ़ेंगे कैसे? देखो, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर। अभी मैंने आपको इंटीजर का पूरे नंबर सिस्टम का दर्शन करवाया। पॉजिटिव इंटीजर याद है? नहीं याद है तो बैक करके थोड़ा सा देख लो। सो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एंड अब x की खासियत क्या बताई जा रही है कि x का स्क्वायर करने पर 40 से छोटा होना चाहिए, x स्क्वायर इज लेस देन 40। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिसका स्क्वायर करने पर x, तो देखो कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा ना, इंटीजर तो नंबर ही होता है,
हर तरह के नंबर बिना डेसिमल वाले इंटीजर कहलाते हैं, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी बीच वाला। लेकिन यहाँ किसकी बात हो रही है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 के आगे उधर 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर आपको लेने हैं जिसका स्क्वायर करने पर वो 40 से छोटा आता है। तो ये तो आप ऐसे ही बना सकते हो। देखो 1 अगर हम लिए, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, अभी सिर्फ समझते जाना ना। 2 लिए, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, 40 से छोटा है 2 भी ले लेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 40 से छोटा है। 4 ले लिए, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 40 से छोटा है तो ये भी ले लिए इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। 5 ले लिए, 5 का स्क्वायर किए 25, 40 से छोटा है चलेगा। 6 ले लिए, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 40 से छोटा है ले लिए। 7 लिए, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 × 7 49, और ये 40 से बड़ा है, ये नहीं चलेगा, ख़त्म। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इन सब का स्क्वायर किया है मैंने, ये स्क्वायर किया है सबका। इसका स्क्वायर, इन सारे नंबरों के स्क्वायर क्या दे रहे हैं हमको, ऐसे नंबर दे रहे हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर दे रहे हैं जो 40 से छोटे हैं। तो वो सारे इंटीजर आपको उठा लेने हैं। तो आपको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई है। तो ये हमको नहीं लेना था, और ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। और ये स्क्वायर्स भी हम नहीं लगा रहे क्योंकि हमको सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर लेने बोला है। और बस इन्हीं को हम ऐसे रख दिए, ये एलिमेंट्स हो गए, कॉमा लगा के सेपरेट कर दिए, और इसका कुछ नाम रख दिए, कोई भी नाम, ABCD कुछ भी। दिस इज आवर आंसर। पॉज करिए, नोट करिए, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द सेट, सेट का नाम है A, और ये सेट का डिस्क्रिप्शन है एलिमेंट्स 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको किस में अपने को कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। देखो थोड़ा सा देख करके आप इसको समझने की कोशिश करोगे, फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसको ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है। जैसे ये 1 है, ये 4 आ गया, फिर ये 9 आ गया, फिर 25 आ गया, अगला क्या आएगा 36, अगला क्या आएगा 49, अगला क्या आएगा 64, समझ रहे। और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है क्योंकि 3 डॉट लगे हैं, इस पर हमारी बात पहले ही हो चुकी है। तो ये क्या चीज़ है, आंसर है ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 16 किसका 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखो हमने सेट का नाम जो था वही ले लिया। अब ये जितने एलिमेंट्स हैं इसको क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब ये कॉलन लगाते हैं, और कॉलन के बाद क्या करते हैं, इस एलिमेंट की खासियत लिखते हैं, प्रॉपर्टी। तो इस एलिमेंट के पास क्या प्रॉपर्टी, ये सब के सब क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर। सो x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये x क्या है भाई, इन सबको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो x क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 2 3 क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये सभी नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। पहला तरीका ये हो गया। कोई ज़्यादा कॉशियसली अगर लिखना चाहता है, जो कि आगे आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा आपको समझना है वो कैसे, देखिए x, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x क्या चीज़ है, n का स्क्वायर। n क्या है, नेचुरल नंबर। n कुछ भी लिख सकते हो आप, स्मॉल n कैपिटल n। n क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 नेचुरल नंबर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, वेयर n बिलोंग्स टू याद है ना, नेचुरल नंबर को हमने कैपिटल N से दिखाया था। नेचुरल नंबर हर एक के हिसाब से वही रहता है। तो ये प्री डिफाइंड सेट है, मैथमेटिकल सेट, और ये लो गाड़ी ख़त्म। इस तरह से इसको आप लिख के दिखा सकते हो। n क्या है, कोई नंबर, 1 रखो, 2 रखो, 3, कौन सा नंबर किससे बिलोंग करने वाला है, नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से भी इसको आप लिख के दिखा सकते हो। इसका स्क्वायर हमने लगाया है, 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। एंड 2 लोगे, 2 नेचुरल नंबर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 नेचुरल नंबर लोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 नेचुरल नंबर, 4 का स्क्वायर 16। तो ये एक तरीका हो गया लिखने का। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, ठीक है। राइट द सेट
अब ये थोड़ा सा अजीब सा है, इसको किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे ये पिछला क्वेश्चन आपने बनाया अभी, इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। अब इसको देख के आपको समझना पड़ेगा। देखो ये न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सब में देखो न्यूमरेटर देखो 1 2 3 4 5 6, आगे होता तो 7 8 9 10 11 12 13 14 होता। ये क्या है, नेचुरल नंबर। तो ऊपर वाली चीज़ जितने न्यूमरेटर हैं वो तो हमको समझ में आता है कि नेचुरल नंबर है। अब नीचे वाला देखो, ऊपर अगर 1 लिखा है तो नीचे क्या है, 2, एक ज़्यादा। ऊपर अगर 2 लिखा है तो नीचे क्या है, 3, एक ज़्यादा। ऊपर अगर 3 लिखा है तो नीचे एक ज़्यादा है, 4, 4 लिखा है तो नीचे एक ज़्यादा है, 5, 5 लिखा है तो नीचे एक ज़्यादा है, 6। यानी न्यूमरेटर में जो नंबर लिखा है, न्यूमरेटर में तो पूरे नेचुरल नंबर लिखे हैं, डिनोमिनेटर में ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी से एक ज़्यादा वाला नेचुरल नंबर लिखा है, जस्ट एक ज़्यादा वाला। तो ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इस सेट का हम कुछ नाम रख देते हैं, सपोज बी, और इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो इन सब सारे एलिमेंट को किससे रिप्रेजेंट कर दिए, एक्स से। अब हमको कॉलन लगा के एक्स की प्रॉपर्टी लिखनी है। तो एक्स क्या चीज़ है, एक्स क्या चीज़ है, एक्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनी हुई क्वांटिटी है। अब इसमें न्यूमरेटर क्या है, देखो नेचुरल नंबर्स, तो लो भैया नेचुरल नंबर। और नीचे वाली क्वांटिटी क्या है, जो भी नेचुरल नंबर ऊपर लिखोगे नीचे वाली क्वांटिटी उससे एक ज़्यादा। जैसे अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा तो नीचे क्या आएगा, 3, 2 से एक ज़्यादा। तो यहाँ 2 लिखा तो ये लो 2 और ये लो एक ज़्यादा, n+1। अब ये n क्या है, n क्या चीज़ है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ही है ना, लेकिन नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक जाते हैं, हमको सिर्फ कैठो नेचुरल नंबर से काम है, 6 तक। तो ये n कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से, और कहाँ तक गया है, 6 तक। नीचे तो ऑलरेडी 1 जोड़ोगे तो वो 7 आ जाएगा, ऊपर की बात करो, हम तो ऊपर पुट कर रहे हैं ना n की वैल्यू। तो n कहाँ तक गया है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी तक होते हैं। तो यहाँ आप बोलोगे देखो कि हमारा जो n है वो 1 के बराबर है और 1 से बड़ा, n इज इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, बट लेस देन और इक्वल टू कहाँ तक, 6 के बराबर और 6 से छोटा, 1 और 6 के बीच में। 1 भी 6 भी, इसलिए इक्वल भी लगा है और लेस देन इक्वल टू भी लगा है, ग्रेटर देन भी लगा है। ये समझ में आ रहा है लैंग्वेज, अगर प्रॉब्लम होगी तो बताना, ठीक। तो ये इसको लिखने का तरीका है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से सारी चीज़ें आ जाएंगी, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात ना। तो इसको पॉज करके नोट करो। एक एग्जाम्पल और है, उसको भी लेते हैं, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर। नोट करेंगे पॉज करके। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। इस एग्जाम्पल में हमको मैच करना है, कॉलम दिए हुए हैं हमको 3-4 क्वेश्चंस। एक तरफ देखो रोस्टर फॉर्म लिखा हुआ है और दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है। तो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म को मैच करना है। अब कैसे करेंगे, इसको देख करके इसको मैच करें या इसको देख करके इसको मैच करें। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आप किसको पकड़ोगे, सेट बनाने वाली फॉर्म को, क्योंकि वही तो डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन पढ़ के सेट बना के देखो, जिसके साथ मैच करेगा, जिस रोस्टर फॉर्म के साथ, उसको आप चिपका देना। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से ना, ठीक है। देखो पहला वाला क्वेश्चन देखो, मैं इधर से ले रहा हूँ सेट बिल्डर फॉर्म से। पहला ए वाला, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। पहले तो इंटीजर कैसे लेने, एक्स जितने भी हैं सब कैसे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर, एंड इज ए डिवाइजर ऑफ 18, 18 के डिवाइजर भी होंगे। तो ऐसे कौन कौन से सेट हैं, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव इंटीजर होंगे जो 18 को डिवाइड कर देंगे। 18 को डिवाइड करने वाले कौन कौन होंगे, एक तो देखो 1 पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं पूरे ना, यानी 1 से आगे, इधर निगेटिव की बात नहीं करनी, नंबर लाइन याद रखना। तो 1 18 को डिवाइड कर सकता है, कर सकता है जी। 2 कर सकता है, कर सकता है। 3 कर सकता है, 3 6 या 18 कर सकता है। 4 नहीं कर सकता, 5 नहीं कर सकता, 6 कर सकता है, 6 3 18 6। 7 नहीं कर सकता, 8 नहीं कर सकता, 9 9 2 18 9 कर सकता है। फिर 10 नहीं कर सकता, 11 12 नहीं, फिर डायरेक्ट 18 ही आएगा ना, 18 कर सकता है। तो इतने सारे हैं देखो, ये इससे हमने ये ऐसे सेट बना लिया, देख रहे हो ये। तो अब हम इधर मैच कर लेते हैं, कहीं दिख रहा है क्या जो सेट हमने बनाया डेफिनेशन को पढ़ करके। तो आंसर है हाँ, ये देखो 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18। तो नंबर 3 का मैच किसके साथ हुआ, ए वाले के साथ। समझ गए ना कैसे बना रहे हैं। बी वाला देखो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर
प्लस माइनस की बात नहीं हो ना, इंटीजर बोलेगा तो सारे तरह के इंटीजर आ जाएंगे। और x की डेफिनेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आप जान रहे हो 9 उधर जा कर के पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे ही रूट उधर जाएगा अंडर रूट 9 होगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो, और x की वैल्यू क्या मिलेगी, प्लस माइनस 3, यानी प्लस 3 माइनस 3 दिख रहा है इधर, प्लस 3 माइनस 3 सॉल्यूशन ये रहा। तो इसका मैच किसके साथ कर दिया हमने, बी वाले के साथ। ये समझ गए ना, x इज इक्वल टू प्लस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 3, ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ मैं, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 3, तो इसी को सेट में लिख दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। सी वाला देखो जल्दी से, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, यहाँ भी x इंटीजर ही है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, इस 1 को उधर भेजो, x की वैल्यू चाहिए ना, 1 माइनस 1 0, x इज इक्वल टू 0, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये x इज इक्वल टू 0, 0 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है इस सेट में। सो दिस इज द मैचिंग सेट। ठीक, अब ये वाला रह गया, तो आप समझ ही रहे हो एक ऑप्शन बच गया, तो यही होगा ये द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल। अब इसको आपने लिखा, कैसे लिखोगे, तो देखो P लिखोगे कॉमा R कॉमा I कॉमा N कॉमा C कॉमा I नहीं लिखना, क्योंकि I एक बार यूज हो चुका, समझ रहे हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बेसिक में। P नहीं लिखना, क्योंकि P एक बार यूज हो चुका। A फॉर एप्पल नहीं आया है, ले लेते हैं, और L भी नहीं आया है, ले लेते हैं। दिस इज द सेट, ऐसे बनाएंगे तो देखो ये मिल रहा है ना, PRINCAL। सो ये इनका मैच हो गया। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें डिटेल से समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जस्ट हम एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अभी तो इंट्रोडक्शन ले रहे थे, अब सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि ये एलिमेंट इस सेट से बिलोंग करता है कि नहीं, कि डज नॉट बिलोंग्स टू है। समझ गए। दूसरी चीज़, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करना, और सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे कन्वर्जन करना, ऑलरेडी 5 एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का डिटेल सॉल्यूशन। तो उससे पहले बिना देखे आप प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं बनता तो फिर आप उस लेक्चर को देखिए, लेकिन कंटिन्यूएशन में आप वीडियो लेक्चर देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉज करके नोट करें।